जय हिंद साथियों, मैं समय हूँ लक्ष्मी नगर दिल्ली में और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान का एक राष्ट्रीय कार्यालय है और ये मैं आज यहाँ पे आया हूँ और आज मैं आपसे रूबरू कराता हूँ संस्थान के चेयरमैन साहब से और मैं उनसे कुछ बातचीत आज सामाजिक हालात पे कुछ। नमस्कार सर, आपका परिचय सर। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मेरा जन्म जिला बुलंदशहर के शाहपुर गांव में हुआ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा बुलंदशहर में ही मेरे गांव शाहपुर में हुई। 8वीं पास करके मैं बुलंदशहर से दिल्ली आया और जमुना पार के गांधीनगर में उस टाइम हमारा मकान था। तो 8वीं के बाद जो आगे की शिक्षा है वो मैंने CBSE दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पर पैदा हुए जहाँ रोज़गार के कोई साधन नहीं थे, जहाँ अमीरी से कोई वास्ता नहीं था। एक गरीब और अति पिछड़ी जाति में मेरा जन्म हुआ और वो उद्देश्य है जो कभी ना चाहते हुए भी मैंने गैर बराबरी का जो दंश झेला था उसको मैं कभी भूल नहीं पाया। और जब बड़ा हुआ तो उसी को लेके मैंने संघर्ष शुरू किया। शुरू में मैं जब 77 में कांग्रेस देश में हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैं युवा कांग्रेस में काम किया मैंने और 77 से 78 से लेके मैं दिल्ली NSUI का संगठन मंत्री रहा। कई बार दर्जनों बार मैं कांग्रेस की तरफ से जेल गया। बहुत बड़ा संघर्ष मैंने किया, लेकिन चूंकि गांव देहात से जुड़ा होने के नाते राजनीति का उतना ज्ञान नहीं था। मेहनत में तो मैंने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी बात को मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने कह नहीं पाया और हमेशा पिछड़ता रहा। मेहनत बहुत की और उसके बाद जब VP सिंह जी ने जनता दल से पहले जनमोर्चा बनाया तो मैं वहाँ गया। उससे पहले मैं लोक दल में राम अवधेश सिंह जो पिछड़ों के बहुत ही महान नेता थे देश के, उनके साथ मैंने दिल्ली प्रदेश में लोक दल में काम किया। जनमोर्चा के बाद फिर जनता दल में गया। काम सब जगह किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मैंने कभी MLA लड़ना, MP लड़ना तो बड़ी बात है, वहाँ तक भी कभी सोच नहीं बन पाई। फिर अपने घर गृहस्थ में लगे रहे। बाप दादाओं का छोड़ा हुआ कोई ज़मीन जायदाद नहीं, कोई व्यापार नहीं। तो जो इस देश के 90% युवाओं का हाल है वही मेरा हाल। फिर मैं बड़े समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी के संपर्क में आया। हम दोनों ने मिलके लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाई। 10 साल उनके साथ रहा। कई राज्यों में संगठन भी खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी जो है अर्थ के अभाव में, आर्थिक स्थिति के अभाव में पार्टी चल नहीं पाई। और तब से फिर मैं जो है उदित राज जो इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई जिन्होंने, मैं इंडियन जस्टिस पार्टी का महामंत्री रहा। फेडरेशन में भी बहुत काम किया, SC/ST फेडरेशन में। जो भी जहाँ भी जैसा भी गरीब के लिए लड़ाई लड़ने का मौका मिलता रहा। उससे पहले कांग्रेस में मैं बड़े यूनियनिस्ट नेता जो थे मजदूरों के, ललित माकन जी, मैं उनके साथ था और 24 घंटे जो कार्यकर्ता साथ रहते हैं मैं उनके साथ था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं लगा ही रहा हूँ, सामाजिकता से जुड़ा रहा हूँ। फिर एक दौर आया पिछड़ों का, फिर पिछड़ों से अति पिछड़ों का दौर आया। तो अति पिछड़ों को लेके पिछले 10 साल से मैं संघर्ष में हूँ। ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी आबादी पिछड़ों में, संपूर्ण पिछड़ों में 35 से 40% है।
लेकिन इसकी हिस्सेदारी 5% नहीं है। जो जितनी भी देश की कामगार जाति हैं, नाई, बढ़ई, लोहार, धुनिया, जुलाहा, इन सब की जो है बहुत दुर्दशा है इस देश में। गांव देहात में ज़मीन नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, इनका कोई राजनीतिक आका नहीं है। सालों साल किसी भी पार्टी में काम करो, इनको ना कोई टिकट देता है, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आज राजनीति में जितनी भी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को हम ब्राह्मणवादी पार्टी का नाम देते हैं और ये माने हुए हैं, लेकिन जो पिछड़ों के नाम पे पार्टी बनी, उन पार्टियों में भी यदि आप हाल देखोगे तो शीर्ष नेतृत्व जो पिछड़ों की दबंग जातियां हैं उन्हीं के हाथ में है और वही बार बार वहाँ अध्यक्ष बनते हैं। उनके टिकट वितरण को आप देखिए, टिकट वितरण को आप देखिए कि जो पिछड़ों में दबंग जातियां हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। ना केवल इतना, यदि कोई राज्यसभा या विधान परिषद की भी कोई रिक्तता भरी गई है तो आप स्टडी करें कि वो भी जो है, जो दबंग जातियां हैं उन्हीं के द्वारा भरी हुई है। कहने को तो आज पूरे देश में पिछड़ों के लिए ही सारा काम हो रहा है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, सब लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप धरातल पे देखेंगे तो किसी भी अति पिछड़े को कोई भी दल ये कह नहीं सकता कि मैंने उनकी आबादी के 10% भी हिस्सेदारी दी। सर एक चीज़ अभी अति पिछड़ों की जहाँ बात आई तो अति पिछड़ों का जो है मसीहा आज कर्पूरी ठाकुर को आप मानते हैं, मतलब एक तरह से तो उनके नाम से ही आपने ये संगठन चलाया तो का गठन किया है, तो इसका क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, संगठन के पीछे का उद्देश्य? मेरा संगठन के पीछे का उद्देश्य जो है वो यही है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अति पिछड़े अनाथ हैं, उनके बाद कोई भी नेता अति पिछड़ों में से हुआ नहीं। और वो तो अति पिछड़ों के क्या, वो तो महान नेता थे, जो उनके द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया उसमें इतना बड़ा सोशल जस्टिस उन्होंने किया कि पिछड़ों के लिए 8%, अति पिछड़ों के लिए 12%, और जो महिलाओं के लिए आज भी कोई सरकार नहीं दे पाई है, या जो आज EWS के नाम से स्वर्ण जातियों के जो गरीबों के लिए किया था, वो कर्पूरी जी जो थे वो 1978 में दे चुके थे। लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। इस देश में जो महानता जुड़ी है, जो योग्यता जुड़ी है, वो जाति से जुड़ी है। बहुत सारे लोग उच्च जातियों में पैदा होके अयोग्य होके भी योग्य हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग योग्य होके भी अयोग्य हो जाते हैं। बहुत सारा समाज है जो बड़ी योग्यता रखता है। अखिलेश जी PDA बनाया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनके इतने सारे महामंत्री होंगे, शायद कोई अति पिछड़ा उनकी पार्टी का महामंत्री हो। वही संगठन में पीछे कई सालों से राहुल जी पिछड़ों की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि कोई एक महामंत्री उनके यहाँ पिछड़ा नहीं मिलेगा। दलित मिल सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे आप कह रहे अति पिछड़ों की राजनीति की जहाँ बात आई है, अभी जो है अति पिछड़ों के मसीहा जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसमें हमें दलगत राजनीति से उठ के बात करना चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं, ये सिर्फ कर्पूरी जी को सम्मान नहीं दिया गया है, उनकी जैसी जितनी भी जातियां हैं वो सब आंदोलित हैं उस दिन से। जब से कर्पूरी जी को ये भारत रत्न मिला है, तभी से इन सारी जातियों में एक आशा छा गई है। सब दोबारा से लड़ने लगे हैं, लेकिन अभी जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, विशेष अनुरोध है, कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे सरकारी
ट्रस्ट बना के एक ऑफिस बनाया गया है, बहुत सारी जगह दी गई है। यदि मेरी बात ये कभी प्रधानमंत्री जी तक या अमित शाह जी तक पहुँचे तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कर्पूरी जी के नाम पे भी सरकारी ट्रस्ट बने, इसी तरह उसको दिल्ली में जगह दी जाए, ताकि ये जितने भी अनाथ लोग अति पिछड़े घूम रहे हैं उनको वहाँ पर जाके प्रेरणा मिलेगी और ये सब लोग वंचित, गरीब, जितना भी ये तबका है सब एकजुट होगा और देश की हिस्सेदारी में, इनकी एक तरक्की में एक इनकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी ये जो अति पिछड़ा वर्ग है इसको हम आर्टिजन क्लास कह सकते हैं, कार्मिक वर्ग कह सकते हैं। आप देखें जो भी हाथ से कार्य होता है, चाहे बुनकरों के द्वारा हो, चाहे मछली पालन कार्य हो, चाहे फर्नीचर का कार्य हो, चाहे ज्वेलरी का कार्य हो, यही जातियां ये सारा काम करती हैं। लेकिन जो उनके लाइसेंस हैं, जो उनके एक्सपोर्ट के लाइसेंस हैं, वो इनके पास नहीं है। ये सिर्फ मजदूरी करते हैं, आज भी मजदूर बने हुए हैं। यदि कोई ऐसी पॉलिसी बने कि इन्हीं जातियों के जो पेशेवर जातियां हैं लाइसेंस भी इनको दिए जाए, ये एज इट इज है। बस उन कारखानों में जो पैसे वाले लोगों के कारखाने उसमें मजदूरी भरकर। अभी सरकार ने एक कौशल विकास बोर्ड का गठन किया और कौशल विकास योजना चला रखी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कौशल विकास योजना जो है यदि वो ईमानदारी से हो जाए, वो धरातल तक पहुंच नहीं पा रही है। वहाँ जो प्रधानमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हैं प्रैक्टिकल में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना वहाँ इतना इंतजाम है कि वो आम जन तक पहुँचे, ना वहाँ कोई व्यवस्था है। हाँ, यदि उस पर काम हो जाए तो मेरा मानना ये है कि कुछ भला हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग इस पे योजना पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये जो कौशल विकास योजना है, जैसे फर्नीचर का काम करना, कारपेंटर का काम करना, अलग अलग तरह के ये काम सिखाना, मतलब ये पेशे को बढ़ावा देने के लिए है, जबकि अति पिछड़े ओबीसी की जो राजनीतिक हिस्सेदारी होगी तो पिछड़ा ओबीसी आगे बढ़ेगा कि इससे कौशल विकास से आगे बढ़ जाएगा? नहीं, इसमें दो बातें हैं कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये अति पिछड़ों ने जो तरक्की की है उसको भटकाने के लिए उनके जो जातिवार पेशे थे उसी पर दोबारा ले जाने की भी कोशिश है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इससे जो बहुत बड़ा जो रोजगार का जरिया बन सकता है। राजनीति में हिस्सेदारी लेना दूसरी बात है, जो लोग राजनीति में हिस्सेदारी लेने के योग्य हैं उनको हिस्सेदारी दी जाए ईमानदारी से। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है, तो बहुत सारे लोगों के समझ में ये आ जाता है कि भई ये हमें टिकट भी नहीं दे रहे हैं, हिस्सेदारी भी नहीं दे रहे हैं, राज्यसभा भी नहीं दे रहे हैं और इस मारे ये हमको यहाँ भेज रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस विषय पे कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, ये जो वर्ग है ये बहुत गरीब वर्ग है। आज के महंगी चुनाव व्यवस्था में ये जातियां चुनाव नहीं लड़ सकती। तो मेरा तो जितने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने दलों के, और यदि वो राज्यसभा और एमएलसी बनाने की पोजीशन में है, मेरी तो उन्हीं से निवेदन है कि इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देके राष्ट्रधारा में इनको लाया जाए। इनको जो बिल्कुल, चाहे तो डॉक्टर लोहिया जी का कथन हो कि योग्यता सबके अंदर है, उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको अखिलेश जी पूरा करें। चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है, जो लाइन का सबसे पीछे वाला आदमी है, वो तो वहीं खड़ा है। किताबों में वो जितना मर्जी भाजपा कह दें, जितना मर्जी अखिलेश जी कह दें, जितना मर्जी राहुल जी कह दें, लेकिन उसकी स्थिति जो है आमूल चूल कुछ उसमें बात नहीं हुई है। इक्का दुक्का कोई व्यक्तिगत कोई अपना हिस्सा पा जाए, तरक्की कर जाए, वो एक अलग बात है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो ये जो है जिस तरह से आप मतलब जो अति पिछड़े की जहाँ बात आपने करी है, कर्पूरी जी का मेन जो अति पिछड़ों की राजनीति ही रही है उनकी, तो आज के टाइम में लग रहा है कौन सा राजनीतिक दल है जो कर्पूरी जी के विचारों को आज फॉलो कर रहा है? लगता है मेरे हिसाब से तो अभी कोई उनके विचारों पर नहीं चल रहा है। देखिए, कर्पूरी जी के विचारों पर चलना तो बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर लोहिया जी ने जो एक इस देश में, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ पिछड़े पांव सोने सा, तो वो जो लोहिया जी ने कहा और जो उनके आने वाले शिष्य हुए या उनके फॉलोवर हुए, उनमें से शायद कर्पूरी ठाकुर ही हैं अकेले
जो लोहिया जी के दर्शन को आगे ला पाए, या उनकी जो सिद्धांत था पीछे के लाइन को आगे लाना, पीछे के व्यक्ति को, जो पंक्ति का जो सबसे पीछे खड़ा है उसको लाना, कर्पूरी जी ने जो भोगा था, जो झेला था, शायद उन्होंने वही आगे चल के किया। उन्हीं के नाम से आज पूरे देश में, मैंने तो वो समय भी देखा जब मंडल कमीशन लगा और जब वहाँ बहस हुई, तो मैं दर्शक दीर्घा में था पार्लियामेंट में, मैंने देखा कि जितने भी रिजर्वेशन हैं उस पर भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है उस पर चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सपा हो, कोई भी उस फार्मूले को डिनाई नहीं कर सकता। तो ऐसा कर्पूरी जी ने इसलिए, बशर्ते उस पर ईमानदारी से काम हो जाए। 12% जो उन्होंने दिया, उसी रेशों में जब 27% लगा, उसी में वो अति पिछड़ों को दे दिया जाए, अपॉइंटमेंट में, दाखिला में, प्रमोशन में, उस सब में दे दिया जाए, तो अति पिछड़ों की दशा जो है कुछ सुधर सकती है। जैसे हमारे दलित भाइयों की कुछ दशा सुधरी है रिजर्वेशन के कारण, नहीं तो उनका हाल भी बिल्कुल वही पोजीशन है, अति पिछड़ों की उनसे भी बुरी हाल है। तो ये जो है आपका मानना है कि कर्पूरी फार्मूला लागू किया जाए जिससे अतिपिछड़ों की भागीदारी हो सकती है। लगता है कि कर्पूरी फार्मूला से अतिपिछड़ों की राजनीतिक हिस्सेदारी बन जाएगी? मेरा मानना नहीं है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। मान तो सब रहे हैं उसको कि कर्पूरी फार्मूला के अलावा अति पिछड़ों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस पर कोई भी करना नहीं चाहता। वोट बैंक का डर है सारी पार्टियों को। यदि वो वोट बैंक के डर को हटा दें और इन गरीबों की सुन लें, कोई भी यादव और कुर्मी जैसी जातियों को, जो मोटी जाति हैं बैकवर्ड की, उनको नाराज नहीं करना चाहता। और इस पे कहीं ना कहीं बहन मायावती जी ने भी कसर छोड़ दी, वरना उनके समय पे इन जातियों के बहुत सारे नेता आए थे, लेकिन कर्पूरी फार्मूला उन्होंने भी नहीं लगाया। उनको भी ये डर था कि जो पिछड़ों की जो मोटी जातियां हैं, ऐसा ना हो कि उनका वोट मुझे ना मिले यदि मैं इनको रिजर्वेशन दे दूँगी। ये डर निकाल के ईमानदारी से अखिलेश जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, राजीव जी को भी इन अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देनी चाहिए। मिल तो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। सब लोग संघर्ष में हैं। आज अति पिछड़े जब से कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है जाग चुके हैं। चाहे मेरा संगठन हो और बहुत सारे संगठन हैं जो अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। हम सब बहुत सारे पूरे देश में जन जागरण पे लगे हुए हैं, पूरे देश में अति पिछड़ों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और निकट भविष्य में हम दिल्ली में भी इसको लेके रामलीला मैदान में और आपके तालकटोरा स्टेडियम में और सभी जगह पे हम ये अति पिछड़ों के सम्मेलन करने जा रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गरीबों की बात है आपके माध्यम से गरीबों तक जाएगी, और मैं ये समझता हूँ कि आपका चैनल हमारी इस समस्या को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।